हाँ जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 12 की फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है वो है आवेश और विद्युत क्षेत्र, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और अब हमारी क्लास जो है वो कंटिन्यू चलेगी। तो इस पूरे चैप्टर में सबसे पहले हम बात करेंगे भाई कि आवेश क्या होता है, आवेश के कौन कौन से गुण हैं और इस आवेश के कारण कौन कौन से प्रभाव जो वो हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इन सब टॉपिक की अपन बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ जी, तो सबसे पहले देखिए कि जब हम इस चैप्टर की हेडिंग को देखते हैं तो हमारे दिमाग में जो पहला क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि आवेश क्या होता है। ठीक है ना, पहला जो क्वेश्चन आएगा हमारे दिमाग में वो क्या है, आवेश या चार्ज क्या होता है। पहले आपको लिखना नहीं है, मैं बाद में लिखवा दूंगा, पहले आपको समझना है, उसके बाद अपन चीज़ों को लिख लेंगे। तो देखिए, आवेश की जब हम बात करें तो आवेश जब वो अगर मनुष्य का जो सबसे पहले इससे जो परिचय हुआ वो हम सभी जानते हैं कि दो घटनाएं हमें प्रकृति में देखने को मिलती हैं। ये दो घटनाएं कौन कौन सी है। पहला, आकाश में बिजली का चमकना, और दूसरी जो घटना है जिससे हम सभी ने पढ़ा हुआ है इतिहास की बुक्स में कि मनुष्य ने जो आग का आविष्कार है वो किस तरह से किया था भाई, दो पत्थर को आपस में रगड़कर, यानी पत्थरों का आपस में रगड़ना। ये दो घटनाएं थी भाई। और ये जो घटना है पत्थरों को आपस में रगड़ना, उस समय तक क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का इतना विकास नहीं हुआ था, विज्ञान का इतना विकास नहीं हुआ था, तो जो मनुष्य है वो सिर्फ और सिर्फ पत्थर को रगड़कर आपस में आग जलाने का काम करता था। तो कई वर्षों तक, कई सालों तक जो वो इन घटनाओं पर मनुष्य का जो ध्यान है वो नहीं गया कि भाई ये आकाश में जो बिजली चमक रही है वो किस कारण से है, या पत्थरों को आपस में रगड़ने पर जो चिंगारी निकलती है वो किस कारण से है। तो ये समय बीतता गया और समय के साथ साथ जैसे जैसे मनुष्य का खुद का विकास हुआ उसी दिशा में जो है वो विज्ञान भी आगे बढ़ता गया। तो अगर हम बात करें आवेश की, तो आवेश का जो सबसे पहले ध्यान जो वो ग्रीस, एक देश है ग्रीस, उसमें एक जगह है मेलेटस। इस मेलेटस नामक स्थान पर एक व्यक्ति है थेल्स। ये जो थेल्स नामक व्यक्ति है इसने एक चीज़ देखी, और इसने क्या देखा भाई, इसने ये देखा कि जब अंबर नामक पदार्थ का नाम क्या है, अंबर, ठीक है, और उस अंबर नामक पदार्थ को ऊन के कपड़े से सबसे पहले आवेश की हम बात करें, पृष्ठभूमि की बात कर रहे हैं अपन, तो ग्रीस नामक देश में एक जगह थी मेलेटस, और वहाँ थेल्स नामक व्यक्ति ने ये देखा कि इस अंबर नामक पदार्थ को जब ऊन के कपड़े के साथ रगड़ा जाता है तो उसने ये देखा कि इन दोनों वस्तुओं के पास कुछ ऐसा आकर्षण का गुण आ जाता है जिससे ये कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को या भूसे के टुकड़ों को जो वो अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ठीक है ना, ये जो पहली घटना है जिसकी तरफ वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो वो गया। ठीक है, तो हुआ क्या भाई, अंबर नामक पदार्थ को जब ऊन के कपड़े से रगड़ा गया तो उसमें कुछ ऐसा गुण आ गया जिसके कारण वो क्या करता है, वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके बाद अगर हम देखें और इस उदाहरण की बात करें इसके अलावा, तो पहला उदाहरण तो ये अपने को याद रखना है। दूसरा देखो, हम सभी ने ये महसूस किया भाई, सूखी कंघी जो है, सूखी कंघी का बालों पर रगड़ना। ठीक है ना, ये उदाहरण भी हम सब ने देखा है कि जब किसी सूखी कंघी को अगर आप अपने बालों से रगड़ोगे तो उसके बाद क्या होगा, ये जो कंघी है ये भी छोटे कागज़ के टुकड़ों को उठा लेता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें कि मान लीजिए आपके पास कोई गुब्बारा है, इस गुब्बारे को आप क्या करो, किसी
ऊन के कपड़े से या रेशम के कपड़े से रगड़ कर अगर आप इसको दीवार पर चिपका देते हो तो ये चिपका हुआ रहता है। तो इन सभी घटनाओं से हमें क्या पता चलता है? इसका मतलब ये है कि ये जितने भी उदाहरण हमने बात की है कि मान लीजिए कि अंबर को हमने ऊन के साथ रगड़ा या कंघी को जब वो सर से रगड़ा या गुब्बारे को, तो इन तीनों घटनाओं में एक चीज़ कॉमन है और उसको हम विज्ञान की भाषा में कहते हैं घर्षण। घर्षण का मतलब होता है रगड़ना। तो इन तीनों ही प्रोसेस में जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक ऐसा प्रभाव उत्पन्न होता है जिसके कारण उनमें आकर्षण का गुण आ जाता है। तो अब हम ये समझ सकते हैं कि ये जो तीनों घटनाएं हैं इन सब के पीछे कारण क्या है? तो इन सब के पीछे कारण है वो है आवेश। ठीक है, तो हम ये समझ सकते हैं कि जब किन्हीं दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है यानी घर्षण करवाया जाता है तो घर्षण के कारण उस वस्तु के पास एक आकर्षण गुण आ जाता है जिसके कारण वो अन्य वस्तुओं पर क्या करता है? बल लगाता है। इसी पदार्थ के इस गुण को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है आवेश क्या है भाई? तो आवेश जो वो पदार्थ का क्या है? लाक्षणिक गुण है। ठीक है, तो ये तो अपने इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात होगी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आवेश क्या होता है तो इसकी डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा कि आवेश पदार्थ का वह लाक्षणिक गुण है जिसके कारण विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है या अनुभव करता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे। इस डेफिनेशन को आप ज़रूर नोट कर लें। ठीक है ना। तो अब देखो कि ये पदार्थ पर आवेश किस कारण से आया। ठीक है, आवेश कितने प्रकार का होता है, धनावेशित और ऋणावेशित क्या होते हैं, इन सब की अपन चर्चा करते हैं। यह आप एक बार रफ कॉपी में नोट कर लेना ताकि आपको याद करने में चीज़ें जो वो आसान रहे। हाँ जी, अब देखिए हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी कि भाई आवेश क्या होता है। आवेश के कारण पदार्थ का एक ऐसा लाक्षणिक गुण है जिसके कारण उस पर ऐसा गुण आ जाता है जिसके कारण वो अन्य वस्तुओं पर बल लगाता है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा होगी। अब देखिए कि हम बात करें प्रकार की, आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार, तो आवेश जो वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है, क्या आवेश जो वो एक ही प्रकार का है या आवेश की प्रकृति जो वो अलग अलग होती है। तो आपको एक तो ध्यान रखना कि आवेश जो वही दो प्रकार का होता है। ठीक है, आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। और ये आवेशों के दो प्रकार जो वो होते हैं धनात्मक और ऋणात्मक आवेश। आवेश कितने प्रकार का होता है? धनात्मक और ऋणात्मक। और आपको ध्यान रखना है कि ये धनात्मक और ऋणात्मक जो नाम है वो एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने आवेशों के प्रकारों को नाम दिया धनात्मक और ऋणात्मक। तो आपको ध्यान रखना है कि आवेश केवल और केवल दो प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। तीसरा प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है। अब देखो कि धनात्मक क्या है और ऋणात्मक क्या है। तो धनात्मक और ऋणात्मक को ये बेंजामिन जो फ्रैंकलिन थे इन्होंने क्या किया, एक प्रयोग किया। और प्रयोग करके, क्योंकि उस समय जब हमें आवेश का सबसे पहले पता चला वो एक विधि थी घर्षण। तो इन्होंने क्या किया भाई, कांच की छड़ ली एक और उस कांच की छड़ को इस तरह से लटका रखा था। ठीक है, और एक दूसरी कांच की छड़ ली। इन दोनों को आपस में क्या किया भाई, इन दोनों को, हाँ ऐसे मान लीजिए आप कि ये कांच की छड़ थी और इस कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से उन्होंने रगड़ दिया। ये आपकी क्या है, कांच की छड़। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी कोई वस्तु आवेशित होती है वो कोई भी वस्तु अकेली आवेशित नहीं होगी। जैसे मान लीजिए कि अगर एक वस्तु पर आवेश आ रहा है तो कहीं ना कहीं उसके साथ में कोई दूसरी वस्तु होगी, उस पर भी आवेश आएगा ही आएगा। कभी भी एक सिंगल वस्तु पर आवेश की उत्पत्ति या विनाश जो वो संभव नहीं है। यानी आवेश, कोई भी वस्तु जो आवेशित होगी वो जोड़े के रूप में होगी, एक पर धनावेश आएगा और दूसरे पर ऋणावेश आएगा। ये क्यों आता है ये अपन अभी चर्चा करेंगे। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया भाई, इस कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा और इन्होंने
क्या किया, इस कांच की छड़ को स्वतः ही क्या मान लिया, धनात्मक। और वास्तव में ये कांच की छड़ जो वो कैसी होती है, धनात्मक होती है। ये धनात्मक और ऋणात्मक ये चीज़ें जो है वो डिपेंड करती है पदार्थ की प्रकृति पर। कौन सा पदार्थ किस प्रकृति का, उस हिसाब से वो धनात्मक या ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, रेशम के कपड़े से रगड़ा तो इस पर आवेश आ गया। फिर उन्होंने क्या किया, जब किसी और कांच की छड़ को, आवेशित छड़ को जब पास लेकर आए तो उन्होंने देखा कि ये दोनों छड़ें आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। ये दोनों छड़ें आपस में क्या करती हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। इसी प्रकार उन्होंने क्या देखा, एक दूसरा पदार्थ लिया भाई। ठीक है, इस बार उन्होंने क्या लिया, एक प्लास्टिक की छड़ ले ली। यहाँ पर क्या है, प्लास्टिक की छड़। और ये प्लास्टिक की छड़ भी कैसी है, ये आवेशित है। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है, और ये एक छोटी सी सारणी है, उसको याद रखना पड़ेगा कि कौन सी धनावेशित है और कौन सी ऋणावेशित। तो ये कांच की छड़ जो वो आवेशित है और इस पर आवेश कैसा है, ऋणावेशित। इसी प्रकार एक दूसरी हम प्लास्टिक की छड़ को लेकर आए जिस पर भी आवेश कैसा है, ऋणात्मक। ठीक है, उन्होंने जब इन दोनों को पास लेके आए तो उन्होंने देखा कि ये दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं। ठीक है, तो इन दोनों उदाहरणों से हमें क्या पता चलता है, पदार्थ समान है, इसका मतलब इनकी प्रकृति समान है। तो उन्होंने पहला जो नियम दिया वो ये दिया कि समान प्रकृति के आवेश, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ये आपने सबने पढ़ा है, समान आवेश जो है या समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो पहला गुण तो हमें यहाँ से पता चला। फिर उन्होंने क्या किया कि इस कांच की छड़ को, क्योंकि ये धनावेशित है, और फिर इस कांच की छड़ के पास हम क्या लेकर आए भाई, इस प्लास्टिक वाली छड़ को लेकर आए। तो इस बार देखो, ये कांच की छड़ तो है धनावेशित और ये प्लास्टिक की छड़ कैसी थी, ऋणावेशित। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि ये दोनों छड़ें एक दूसरे को क्या कर लेती हैं भाई, आकर्षित कर रही हैं। तो यहाँ से फिर हमें दूसरा जो नियम पता चला वो ये कि विपरीत प्रकृति के आवेश जो हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका मतलब आवेश दो प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश जो है वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये आपको दोनों चीज़ें जो वो नोट करनी है कॉपी में कि आवेश के प्रकार क्या हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, और ये दोनों पॉइंट जो वो आपको लिख लेने हैं। तो इस बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया भाई, कांच को आधार मानकर बहुत सारी वस्तुओं को आपस में रगड़ा और उसने देख लिया कि भाई जो प्रतिकर्षित कर रहा है, अगर मान लो कांच के सामने कोई वस्तु लेकर आए और वो प्रतिकर्षित हो रही है, इसका मतलब क्योंकि कांच धनात्मक है तो सामने वाली वस्तु भी क्या होगी, धनात्मक होगी। अगर कोई वस्तु कांच जो है वो क्या कर रहा है, अगर आकर्षित कर रहा है तो वो क्या होगी, ऋणात्मक प्रवृत्ति की होगी। इस प्रकार इस बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया भाई, एक सारणी बना दी। ठीक है, जिसमें आप अगर देखोगे आपकी बुक में पेज नंबर 2 पर तो आपको मिल जाएगा भाई, कांच की छड़ है, बिल्ली की खाल है, ऊन का कपड़ा है, ये सभी क्या है, धनात्मक है। और इसके अलावा जो भी हैं, प्लास्टिक है, एबोनाइट की छड़ है, ठीक है, रेशम का कपड़ा है, ये सारे क्या हैं, ऋणात्मक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि धनात्मक वस्तुएं कौन कौन सी है और ऋणात्मक वस्तुएं कौन कौन सी है। धनात्मक और ऋणात्मक होने का कारण क्या है वो अभी अपन देखेंगे। हाँ जी, तो दो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, आवेश क्या है, दूसरा आवेश के प्रकार कौन कौन से हैं, और उनके गुणों की अपन बात कर चुके हैं। अब हम बार बार बोल रहे हैं कि ये धनात्मक और ये ऋणात्मक। कोई वस्तु धनात्मक का मतलब क्या है, ऋणात्मक का मतलब क्या है और उदासीन का मतलब क्या है, ये हम समझते हैं। तो देखो, हाँ भाई, तीन चीज़ें आपको ध्यान रखना है। एक तो होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक और एक होता है उदासीन। बारी बारी से अपन इन तीनों चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। भी कोई वस्तु धनात्मक है उसका मतलब क्या है, ऋणात्मक है तो उसका मतलब क्या है, और उदासीन है तो उसका मतलब क्या है। सबसे पहले अपन उदासीन की बात करते हैं भाई। उदासीन का मतलब होता है न्यूट्रल, ठीक है। और जो आधुनिक मत है
उसकी अगर हम बात करें, यहाँ से आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है भाई कि आधुनिक मत जो है वो क्या कहता है। आधुनिक मत ये कहता है कि भाई कोई भी पदार्थ है, मान लीजिए ये पदार्थ है, ठीक है, तो प्रत्येक पदार्थ वो किससे मिलकर बना है, कणों से। प्रत्येक पदार्थ कणों से मिलकर बना है और ये कण जो वो किससे मिलकर बने हैं भाई, परमाणु से, ठीक है। पहले ये माना जाता था कि भाई परमाणु जो वो अविभाज्य है, बाद में पता चला कि परमाणु भी क्या है, विभाजित हो सकता है। और इस परमाणु जो है इसके फंडामेंटल पार्टिकल या मूलभूत कण जो वो हम सभी जानते हैं क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये हम सब ने पढ़ा है। इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋणावेशित होता है, जबकि प्रोटॉन धनावेशित और न्यूट्रॉन क्या होता है, ऋणावेशित, ठीक है। तो अब देखिए कि हम कह रहे हैं पदार्थ कणों से मिलकर बना है, कण जो है वो परमाणु से मिलकर बने और परमाणु उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब देखो कि अगर हम बात करें परमाणु की, तो परमाणु के भीतर क्या होता है भाई, नाभिक होता है, ठीक है। और इस नाभिक के भीतर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन जो है वो धनावेशित होता है, प्रोटॉन क्या होता है, धनावेशित, और ये क्या होता है, इस पर आवेश कैसा होता है, ऋणावेशित। और न्यूट्रॉन जो है वो उदासीन है, इसका मतलब इस पर आवेश कितना होगा, शून्य। तो ये हम सब ने पढ़ा है कि केंद्र के अंदर क्या रहते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और इस केंद्र के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर, केंद्र के बाहर जो है वो किसी भी परमाणु के भीतर नाभिक होता है, ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, नाभिक। तो इस नाभिक के भीतर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और अंदर आवेश कैसा होगा, धनात्मक। और ये आधुनिक मत ये कहता है कि जितनी संख्या में नाभिक के भीतर प्रोटॉन होते हैं उतनी ही संख्या में इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर काटते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हम बात करें परमाणु की, तो परमाणु में जितनी संख्या में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा क्या होंगे, बराबर। तो आपको याद रखना है कि एक परमाणु में नाभिक के भीतर जितनी संख्या में प्रोटॉन होते हैं उसके बाहर उतनी ही संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी धनावेश और ऋणावेश क्या होता है, एक समान होता है। अब अगर आप उनका जोड़ करोगे, यानी मान लो कि +5 को -5 के साथ जोड़ोगे तो क्या मिलेगा भाई आपको, 0। इसका मतलब क्योंकि धनावेश और ऋणावेश समान मात्रा में होता है, इसलिए कोई भी परमाणु जो वो विद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन नोट कर लेना कि परमाणु विद्युत रूप से क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है उदासीन। उदासीन का मतलब होता है कुल आवेश, कुल आवेश कितना, 0। कुल आवेश कितना होगा, 0, ठीक है। तो अब देखो कि परमाणु जो है वो क्या होता है, उदासीन। परमाणु से मिलकर कण बनता है, यानी पदार्थ बनता है। तो अगर परमाणु उदासीन है तो कोई भी पदार्थ जो होगा वो भी क्या होगा, उदासीन। तो अगर हम देखें अपने आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, मैं हूँ, आप हैं, या और जितनी भी सारी चीज़ें हैं, उन सब का आवेश क्या है, वो आवेश के रूप में क्या है, उदासीन है। जितनी भी वस्तुएं हैं सारी की सारी क्या हैं, उदासीन। तो अब आपको समझना है कि उदासीन का मतलब क्या होता है। उदासीन का मतलब है कि उस वस्तु पर कुल आवेश कितना होगा, 0। तो अपने प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब पर आवेश कितना है, 0। क्यों, क्योंकि उनके अंदर जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है। ये पदार्थ की क्या है भाई, मूल अवस्था है, ठीक है। अब देखो धनात्मक और ऋणात्मक क्या होगा। जैसा कि हमने पीछे उदाहरण देखे, उन सब में एक चीज़ कॉमन हो रही थी और वो था घर्षण। यानी घर्षण की प्रक्रिया के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उस पदार्थ की मूल अवस्था को बदल सकते हैं। अब होगा क्या भाई, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, यानी घर्षण कराया जाता है, तो उससे क्या होगा कि हम जानते हैं कि पदार्थ में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अब देखो यहाँ पर कि प्रोटॉन तो वो नाभिक के भीतर होता है, यानी वो टाइटली बाउंड होता है, उसको हम नहीं निकाल सकते। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं भाई, परमाणु में बाह्यतम कक्ष में चक्कर लगाते रहते हैं। तो जिस पदार्थ का इलेक्ट्रॉन कमजोर बंध से बंधा हुआ होगा, और जब इन दो वस्तुओं की आपस में हम रगड़ करवाते हैं, यानी घर्षण करवाते हैं, तो होता क्या है, एक पदार्थ जिसका इलेक्ट्रॉन कम बल से बंधा हुआ है वो अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि इन दो वस्तुओं को आपस में रगड़ाया हमने, तो क्या हुआ, एक पदार्थ ने अपना इलेक्ट्रॉन का जो है वो त्याग कर दिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के पास भाई अपना द्रव्यमान भी होता है, क्योंकि वो एक छोटा सा पार्टिकल है, कण है, कण के रूप में होता है, तो उसके पास द्रव्यमान भी है और साथ में क्या होता है, आवेश भी होता है। अब क्या होगा भाई, पहले हम कह रहे थे कि प्रत्येक वस्तु क्या है, उदासीन है, यानी अभी रगड़ने से पहले इनके पास, दोनों के पास आवेश कितना है, 0 0, यानी इसके पास जितना धनावेश है उतना ऋणावेश है, इसके पास जितना धनावेश है उतना ऋणावेश है। अब आपने जब घर्षण करवाया तो क्या हुआ कि इस
पदार्थ ने एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो मान लीजिए सपोज करो कि पहले पाँच तो प्रोटॉन थे और 5 ही इलेक्ट्रॉन थे, तो टोटल चार्ज कितना था? 0। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं हम कि एक इलेक्ट्रॉन इसका निकल कर चला गया, तो देखो यहाँ पर क्या बचेगा? 5 प्रोटॉन और माइनस के 4 जो है वो क्या बचेंगे? इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, यानी जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी आती है, वो तो क्या हो जाती है? धनात्मक। ठीक है। और यानी धनात्मक का मतलब है इलेक्ट्रॉन का त्याग या इलेक्ट्रॉन की कमी, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो ऋणात्मक का मतलब क्या है? मान लीजिए ये वस्तु है, हमने इसको रगड़ा, अगर इस वस्तु के पास एक इलेक्ट्रॉन चल के आ जाता है तो इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इलेक्ट्रॉन के साथ क्या आ रहा है भाई? ऋणावेश भी आ रहा है। मान लो इसके पास पहले 5 प्रोटॉन थे और 5 ही क्या थे? इलेक्ट्रॉन थे, तो टोटल चार्ज कितना था? 0। अब क्या हुआ? ये तो 0 हो गए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अब एक्स्ट्रा आकर बैठ गया, तो इसका मतलब ये वस्तु कैसी हो गई? ऋणावेशित। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई वस्तु ऋणात्मक होती है, इसका मतलब क्या है कि उस वस्तु के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता, या जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है वो क्या कहलाती है? ऋणात्मक। ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको नोट करनी है और आपको ध्यान रखना है। तो आज के इस पूरे टॉपिक में हमने पढ़ा, अगर आपने पहले नहीं लिखा है तो अब लिख लीजिए, मैं बोल देता हूँ। पहला पॉइंट तो आपको लिखना है आवेश। इसकी परिभाषा लिख लीजिए आप कि आवेश किसी पदार्थ का वह लाक्षणिक गुण है जिसके कारण विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है या इसे वह अनुभव करता है। अगली हेडिंग डालिए आप आवेश के प्रकार। तो इसमें लिख लीजिए आवेश 2 प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। इसकी खोज, ये आवेशों का नाम जो है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। इसके बाद इसमें नीचे नोट कर लीजिए कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है। उसके बाद में आप लिख लीजिए कोई भी वस्तु धनात्मक है, यानी हेडिंग डाल लीजिए धनावेशित या धनात्मक वस्तु। इसका तात्पर्य क्या है? तो उसमें लिख लीजिए धनावेशित वस्तु का तात्पर्य है कि उस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। और फिर नीचे अगली हेडिंग डाल लीजिए ऋणात्मक वस्तु या ऋणावेशित वस्तु। उसका मतलब क्या है कि उस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? ग्रहण किया है। तो अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है यहाँ पर कि कोई भी वस्तु चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, अगर कोई वस्तु आवेशित हो रही है तो उसके लिए केवल और केवल इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होता है भाई। ठीक है ना। अगर आप वस्तु को धनात्मक देखते हो या धनावेशित देखते हो तो उसका मतलब ये नहीं कि उसने प्रोटॉन को ग्रहण किया है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो कमज़ोर आकर्षण बल से बंधा हुआ रहता है, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कोई भी वस्तु चाहे धनावेशित हो चाहे ऋणावेशित हो, उसका जिम्मेदार कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये भी आप एक पॉइंट नोट कर लें कि कोई भी वस्तु धनात्मक या ऋणावेशित है, उसके लिए केवल और केवल इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होता है। यानी आवेशन की प्रक्रिया में कौन भाग लेता है? इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको नोट करनी है। एक आप ये भी पॉइंट नोट करेंगे कि आधुनिक मत के अनुसार परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, क्योंकि जितनी संख्या में परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है उतनी संख्या में प्रोटॉन पाए जाते हैं। ठीक है। तो विद्युत रूप से क्या होता है? उदासीन। तो ये अपन ने बात कर ली भाई धनात्मक क्या होता है, ऋणात्मक क्या होता है। कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। चाहे वस्तु धनात्मक हो चाहे वस्तु ऋणात्मक हो, दोनों ही स्थितियों में जिम्मेदार कौन होता है? इलेक्ट्रॉन जो वो जिम्मेदार होता है भाई। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि अभी हम आने वाले 2 या 3 चैप्टर में जितने भी बात करेंगे, यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ स्थिर आवेश की बात करेंगे भाई। स्थिर आवेश यानी अगर एक कोई वस्तु है उस पर आवेश और वो एक जगह है, तो एक स्थिर आवेश के क्या क्या गुण धर्म हैं, क्या क्या उसके प्रभाव हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और अगर हम स्थिर आवेश के प्रभावों की बात करते हैं तो इस स्थिर आवेशों को जिस ब्रांच में भौतिक विज्ञान की ब्रांच में पढ़ा जाता है उसको हम बोलते हैं स्थिर विद्युतिकी। ये एक डेफिनेशन याद रख लेना भाई। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक।
आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख लें कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश के गुणों, उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम स्थिर विद्युतिकी कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक वर्ड आपकी किताब में बार बार आ सकता है, आवेशित। आवेशित का मतलब है कि अगर वस्तु को, कोई भी वस्तु पर अगर चार्ज है, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, तो वो वस्तु कैसी हो जाती है, आवेशित। ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का टॉपिक आवेश के बारे में। और अब हमारी जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू चलती रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।